हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 का यूनिट 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। और कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार इटली और जर्मनी जो था अपने औपनिवेशिक विस्तार करना चाहते थे और अपने औद्योगिक विकास भी दोनों देश करना चाहते थे। कल के वीडियो में भी हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को जानने का प्रयास किया और इसमें हमने यह भी देखा कि किस प्रकार जर्मनी का चांसलर जो बिस्मार्क होता है वो गुटों का निर्माण करता है और ये जो बिस्मार्क होता है वो फ्रांस के विरुद्ध गुट का निर्माण करता है। और एक गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली होते हैं तथा दूसरे गुट में कौन होते हैं तो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन होते हैं। तो हमने कल के वीडियो में इन सभी टॉपिक को कंप्लीट किया है और आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो हम लोग कंप्लीट करेंगे आज जो प्रथम विश्व युद्ध का घटनाक्रम क्या था और इसके तात्कालिक कारण क्या थे, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमने कल के वीडियो में देखा था कि 1907 ईस्वी में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन एक जो त्रिगुट बनाते हैं। ब्रिटेन एक त्रिकूट बनाते हैं और दूसरा गुट होता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली का। तो ये दो गुट होता है, एक गुट में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और दूसरे गुट में होते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। और आज हम लोग देखेंगे कि जब दो गुट बनाते हैं 1907 में, ठीक उससे पहले 1904 की ये घटना है। 1904 में आपसी समझौते के फलस्वरूप ब्रिटेन को मिस्र में उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिली और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपसी समझौता होता है कब, 1904 ईस्वी में। और आपसी समझौते के फलस्वरूप क्या होता है, ब्रिटेन को मिस्र में उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिल जाती है। और आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उपनिवेश कौन बना रहा है, ब्रिटेन बना रहा है। और ब्रिटेन को देखा देखी जर्मनी और इटली भी चाह रहा है कि हम भी उपनिवेश बनाएं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। और जब ये मिस्र में उपनिवेश स्थापित करने की छूट जब ब्रिटेन को मिल जाती है कब, 1904 ईस्वी में, और फ्रांस को क्या प्राप्त होता है तो मोरक्को। अब जब ये हो रहा होता है तो जर्मनी को इससे काफ़ी दुख होता है। क्यों दुख होता है, क्योंकि जर्मनी भी कहीं ना कहीं अपना औपनिवेशिक विस्तार करना चाह रहा था, लेकिन जर्मनी औपनिवेशिक विस्तार नहीं कर पा रहा था और ब्रिटेन क्या था, आगे चल रहा था। फिर 1904 में ही ये घटना होती है कि ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया तुर्की पर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली एक गुट में शामिल रहते हैं, आपको तो याद ही है। तो जर्मनी तो औपनिवेशिक विस्तार करना चाहता ही था, लेकिन ऑस्ट्रिया क्या करता है, तुर्की पर अपना अधिकार बना लेता है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, आपको याद होगा। और तुर्की को सर्बिया भी लेना चाहता था, ध्यान में रखिएगा। तुर्की को ऑस्ट्रिया जीत लेता है, ठीक है, लेकिन इस तुर्की पर ध्यान किसका था, सर्बिया कंट्री का भी था। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आखिर सर्बिया क्यों तुर्की को लेना चाहता था, क्योंकि यह बाल्कन क्षेत्र में संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहता था। ठीक है, यही कारण था कि सर्बिया तुर्की पर भी अपना नियंत्रण करना चाहता था। क्यों नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में जो संयुक्त स्लाव राज्य है उसको सर्बिया कायम कर सके। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया पर तुर्की का अधिकार हो जाता है, लेकिन सर्बिया तुर्की पर अधिकार नहीं कर पाता है। फिर 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को के अधिकांश भाग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। आप देख रहे हैं कि 1904 ईस्वी में, आप यहाँ देखे हैं कि 1904 ईस्वी में फ्रांस क्या करता है, मोरक्को को जीत लेता है, मोरक्को को प्राप्त होता है। और जैसे ही फ्रांस को मोरक्को मिलता है, जर्मनी को दुख होता है, यानी कि ब्रिटेन को भी उपनिवेश मिलता है और फ्रांस को भी मोरक्को मिलता है। इससे जर्मनी को काफ़ी दुख होता है, जर्मनी तकलीफ में होता है। और इसी दौरान 1911 में जो है फ्रांस जो है मोरक्को का जो ज़्यादा अधिकांश भाग पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। मोरक्को पर ये फ्रांस जो है ज़्यादा अधिकार प्राप्त करता है, तो इस बात से
से सर्बिया भी काफ़ी दुख होता है और सर्बिया को रूस का समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ही सर्बिया को रूस का समर्थन प्राप्त होता है, क्यों? क्योंकि सर्बिया तुर्की को लेना चाहता था, तुर्की पे अपना अधिकार करना चाहता था। तो सर्बिया तुर्की पर अधिकार नहीं करता है तो उसका रूस का समर्थन प्राप्त होता है। जैसे ही रूस का समर्थन आज सर्बिया को प्राप्त होता है, रूस ने ऑस्ट्रिया को युद्ध छेड़ने की धमकी दे देता है। रूस किसको धमकी देता है? तो ऑस्ट्रिया को युद्ध छेड़ने की रूस ऑस्ट्रिया को धमकी देता है। और ऑस्ट्रिया के पक्ष में कौन था? जर्मनी था। क्यों जर्मनी था? क्योंकि जर्मनी जो था एक गुट में था। आपको याद होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी ये सब एक गुट में थे। तो ऑस्ट्रिया के पक्ष में जर्मनी था और जब ऑस्ट्रिया के पक्ष में जर्मनी था तो जाहिर सी बात है कि रूस और जर्मनी जो था एक दूसरे का विरोधी बन जाएंगे। अब जैसे ही ये बात रूस को पता चलती है, रूस क्या होता है? पीछे हट जाता है। ठीक, जैसे ही रूस को ये बात पता चलती है कि जर्मनी ऑस्ट्रिया का मदद कर रहा है तो रूस क्या होता है? पीछे हट जाता है। फिर जब रूस पीछे हटता है तो जर्मनी और रूस के बीच कटुता होने लगती है। फिर जर्मनी को फ्रांस में भी कटुता होने लगती है, यानी कि जर्मनी रूस में भी और फ्रांस दोनों से जर्मनी को कटु संबंध होने लगता है। अब जर्मनी क्या किया कि फ्रांस का जो अल्सास और लॉरेंस क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लेता है? जर्मनी। किस पे कब्जा करता है? तो फ्रांस का 2 क्षेत्र अल्सास, कहीं पे एल्सेस भी दिया रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये फ्रांस का 2 क्षेत्र पे जर्मनी कब्जा कर लेता है। और आपको याद ही होगा कि मोरक्को को कौन जीतता है? तो फ्रांस जीतता है। तो जर्मनी जो था मोरक्को में भी फ्रांस का डटकर विरोध करता है। तो देखिए कि जर्मनी किस प्रकार फ्रांस के विरोधी के रूप में काम कर रहा है। ये सारी घटनाएं घट रही थी। उसी समय एक तात्कालीन घटना घट जाती है। वो घटना क्या होती है? वो घटना होती है कि 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार का नाम है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या साराजेवो, कहीं कहीं सेरोजेवो भी लिखा रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो सेरोजेवो में हो जाती है। कब मृत्यु होती है? तो 28 जून 1914 को इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय बोस्निया की राजधानी क्या थी? तो साराजेवो थी या सेरोजेवो थी। नाम याद रखिएगा कि उस समय बोस्निया की राजधानी जो सेरोजेवो थी, इसी सेरोजेवो में जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड थे, उनकी हत्या 28 जून 1914 को हो जाती है। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड जो कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, ने इस घटना का जिम्मेदार किसको बताया? सर्बिया को बताया। क्यों बताया? क्योंकि आप यहाँ देखे हैं कि ऑस्ट्रिया जब तुर्की पर अधिकार करता है तो सर्बिया भी तुर्की पर अधिकार करना चाहता है। आप देखे हैं यहाँ पे कि सर्बिया भी क्या कर रहा है? तुर्की पर अधिकार करना चाहता है। तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार ही ना, ऑस्ट्रिया का राजकुमार कौन था? तो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड थे। ठीक है, तो इसीलिए ऑस्ट्रिया सर्बिया को दोषी ठहराता है। फिर 28 जुलाई 1914 को एक घटना घटती है। वो घटना क्या होती है कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया ही सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। कौन से युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध की। और सर्बिया का हेल्प कौन कर रहा है? रूस इसका कह रहा है कि रूस हम आपका सहयोग करेंगे। रूस उस समय भी आपको याद ही होगा, आप यहाँ भी देखे हैं कि सर्बिया की हेल्प करने का वादा किसने किया है? तो रूस ने किया है। लेकिन रूस बाद में पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि जर्मनी के कारण रूस पीछे हट जाता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि जर्मनी रूस क्या कर रहा है? अभी भी रूस कह रहा है कि हम सर्बिया की मदद करेंगे। अब जर्मनी क्या करता है? जर्मनी 1 अगस्त 1914 को रूस पर और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर हमला बोल देता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्मनी कब रूस पर हमला बोलता है? तो 1 अगस्त 1914 को, और ठीक उसके 2 दिन के बाद में 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर जर्मनी हमला बोलता है।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, जब 28 जुलाई को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो 1 अगस्त 1914 को जर्मनी रूस पर आक्रमण कर देता है। फिर जर्मनी 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पे आक्रमण कर देता है। अब ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है, यानी कि रूस, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों जो थे जर्मनी के खिलाफ थे। ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ क्यों युद्ध की घोषणा करता है? क्योंकि फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मन सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई थी। इस यही कारण था कि जब जर्मन जो सेनाएं थी वो 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई थी, यही कारण था कि ब्रिटेन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और इसने क्रोधित होकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि जर्मनी के खिलाफ कौन है, रूस है, फ्रांस है और अभी ब्रिटेन युद्ध की घोषणा कर रहा है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि सर्बिया और रूस एक दूसरे के समर्थन में है, यानी कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो कि एक गुट में है, अभी दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। फिर जापान ने इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? तो जर्मनी के खिलाफ। अभी तक तो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन 3 ही कंट्रीज के खिलाफ था, अब जापान भी जर्मनी के खिलाफ हो गया। क्यों जापान जर्मनी के खिलाफ हुआ? क्योंकि जापान चाहता था कि जर्मनी के जितने भी उपनिवेश हैं हम वो जीतने के बाद सारे उपनिवेश अपने पास हथिया ले। यही कारण था कि जापान भी बाद में जर्मनी के विरोध खड़ा हो गया, युद्ध में शामिल हो गया। फिर बाद में इटली भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गई। अब आप देखिएगा कि इटली जो था वो तो जर्मनी के गुट में था, याद होगा आपको। आप यहाँ पे देखे हैं कि किस प्रकार जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली किसके साथ है? तो जर्मनी के साथ है, त्रिगुट में। लेकिन यहाँ देखिए कि जर्मनी के खिलाफ जो है इटली बाद में शामिल होता है, पहले नहीं शामिल होता है, बाद में शामिल होता है। इटली जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है क्योंकि ये त्रिकूट का सदस्य था। फिर भी त्रिकूट सदस्य होने के बावजूद जो था ये जर्मनी के खिलाफ इटली बाद में शामिल होता है। तो ये नहीं, अब उसके बाद तुर्की और बुल्गारिया भी जर्मनी के तरफ हो गए, यानी कि जर्मनी का साथ बाद में तुर्की और बुल्गारिया भी देने लगे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप नोट्स को याद कर जाइएगा। थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा, अगर दिक्कत होगा तो मेरे वीडियो को 2 बार 3 बार अगर देखिएगा रिकैप कर करके, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में 2 गुट में ये जो प्रथम विश्व युद्ध में जो कंट्री थे वो बट गए। आपको याद ही होगा कि सर्बिया और ऑस्ट्रिया जो थे ये दोनों युद्ध की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्बिया का साथ कौन दे रहा था? तो फ्रांस, इंग्लैंड और बाद में इटली भी आ गया, और इटली के बाद अमेरिका भी सर्बिया का साथ देने लगा। फिर ऑस्ट्रिया के साथ तो जर्मनी था ही, फिर बाद में तुर्की भी आ गया, और तुर्की के बाद में बुल्गारिया भी आ गया और हंगरी भी आ गया। तो ये सब धुरी राष्ट्र में शामिल होते हैं। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन कंट्री शामिल होते हैं इसको याद कर जाइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट ज़रूर करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।